जय हिंद। सिविल अपराइजिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। आज अपने को 4 और सिविल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ना है। एक तो हम बात करेंगे पाइका रिबेलियन के बारे में, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें पढ़ना है वगैरह राइजिंग के बारे में। तीसरा बात करनी है अहोम रिवोल्ट के बारे में, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हम पढ़ेंगे सूरत सॉल्ट एजिटेशन के बारे में। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पाइका रिबेलियन के बारे में। पाइका रिबेलियन हुआ 1817 में। सवाल ये आता है कि ये पाइकाज कौन थे। पाइकाज उड़ीसा के रहने वाले लैंडेड मिलिशिया थे, उड़ीसा के रहने वाले फुट सोल्जर्स थे। और अरेंजमेंट बड़ा सिंपल था। जो भी लोकल राजा होता था वो इन पाइकाज को रेंट फ्री लैंड देता था और बदले में पाइकाज उस राजा को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, पुलिस फंक्शंस को परफॉर्म किया करते थे। बड़ा सिंपल सा। पाइकाज कहाँ के रहने वाले थे? उड़ीसा के रहने वाले थे। क्या काम करते थे? ये फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। जो भी लोकल राजा होता था वो इनको रेंट फ्री लैंड देता था और बदले में पाइकाज उस राजा को मिलिट्री सर्विसेज और पुलिस फंक्शंस परफॉर्म करके देते थे। पाइका रिबेलियन की कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के चलते। हम ये जानते हैं कि बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था और ब्रिटिशर्स आसपास के एरिया में एक्सपेंड करना चाह रहे थे। और इसी एक्सपेंशन के चलते कंपनी ने उड़ीसा को अटैक किया और 1803 में खुर्द के राजा को डिथ्रोन कर दिया, खुर्द के राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया। ये जो एरिया था ये खुर्द का एरिया था। खुर्द के राजा को कंपनी ने 1803 में अपनी गद्दी से हटा दिया। राजा को जैसे ही हटाया गया, ये जो पाइकाज थे इनकी पावर कम होने लगी, इनकी प्रेस्टीज कम होने लगी। राजा तो पाइकाज को मान सम्मान देता था, लेकिन कंपनी ना तो इन पाइकाज की पावर की रिस्पेक्ट कर रही है और ना ही इनको इज्जत दे रही है। ऊपर से कंपनी ये और कह रही है कि हमारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और है एक। पाइकाज वो लोग हैं जिनको रेंट फ्री लैंड इंजॉय करने की आदत है। कंपनी कह रही है कि अब आपको लैंड पर रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। कंपनी ने नए नए सॉल्ट टैक्स भी लगा दिए, लोकल जनता भी परेशान हो गई। ऊपर से इस एरिया में कौड़ी करेंसी चलती थी, कंपनी ने उसको अबॉलिश कर दिया और अब कंपनी कह रही है कि हमें तो पेमेंट गोल्ड में करो, हमें तो पेमेंट सिल्वर में करो। और इन्हीं पॉलिसीज के चलते एक तो राजा को हटाया, ऊपर से एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी है कंपनी की, इसके चलते पाइकाज परेशान है, लोकल लोग परेशान है। ऐसे में खुर्द के राजा का मिलिट्री चीफ हुआ करता था जिसका नाम था बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, जो कि खुर्द के राजा का मिलिट्री चीफ होता था। अगर आपने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपने सुना होगा वहाँ एक टाइटल चलता था मीर बख्शी। और ये जो मीर बख्शी टाइटल हुआ करता था ये दिया जाता था कमांडर इन चीफ को। और वहीं से ये टाइटल चलता आ रहा है। उड़ीसा में भी जो मिलिट्री चीफ है उसे क्या बुला रहे हैं अपन? बख्शी जगबंधु विद्याधर। एक तो पहले से ये मिलिट्री चीफ पाइकाज और लोकल लोग परेशान है ब्रिटिशर्स से। ऊपर से 1814 में जगबंधु की जो एंसेस्ट्रल इस्टेट थी, जगबंधु की जो एंसेस्ट्रल जमीन थी, उसको कंपनी ने छीन लिया। और फिर क्या था? जगबंधु ने पाइकाज को यूनाइट करने की शुरुआत करी, पाइकाज की आर्मी को यूनाइट करने की शुरुआत करी। जगबंधु को सपोर्ट किया मुकुंद देव ने, जो कि लास्ट खुर्द राजा थे। मुकुंद देव ने सपोर्ट किया और कुछ जमींदार्स ने भी सपोर्ट किया। और जगबंधु के अंडर ये जो रिबेलियन था ये इतना पावरफुल था कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को रिट्रीट करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। और जब लोगों ने देखा कि कंपनी वापस जा रही है तो ये रिबेलियन और ज़्यादा स्प्रेड हुआ और ज़्यादा मजबूत हुआ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जगबंधु को डिक्लेयर कर दिया आउटलॉ। बेसिकली ऐसा इंसान जो कानून की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिसको कि अगर उस टर्म के हिसाब से बोले तो डाकू टाइप का आदमी। जगबंधु को डिक्लेयर कर दिया गया आउटलॉ। और जब जगबंधु के पीछे ब्रिटिशर्स लगे तो न्यायगढ़ के राजा, जो कि उड़ीसा में ही एक रीजन है, वहां के राजा ने जगबंधु को शेल्टर दिया, शरण दिया। जगबंधु के आसपास के जो लोग थे उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन जगबंधु बचे रहे। इनफैक्ट पाइका रिबेलियन के फेवर में इतने लोग थे, इतना लॉयल थे लोग, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स अनाउंस कर रही थी जगबंधु के सर पे। लेकिन इसके बावजूद लोकल लोगों ने, किसी ने भी अपने लीडर्स को बिट्रे नहीं किया, धोखा नहीं दिया। धीरे धीरे कंपनी ने अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करने की शुरुआत करी और कंपनी ने मिड 1817 आते आते
खुर्द को वापस से कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये जो पाइकाज हैं, इन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स के थ्रू अपनी लड़ाई जारी रखी। और गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर बड़ा बढ़िया वॉरफेयर है। छुप के बैठे रहो, ऊपर से आओ, टपली मारो, भाग जाओ, किसी को पता ही नहीं है कि कौन पीट के चला गया। तो एक तरफ कंपनी कोशिश कर रही है कि जो भी उसने ग्राउंड लॉस्ट किया था उसको रीगेन करे, अपनी टेरिटरीज को वापस से रीगेन करे। और दूसरी तरफ ये जो पाइकाज हैं, ये गुरिल्ला टैक्टिक्स के थ्रू ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया और बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया गया बाय 1818। तो 1818 तक ये जो पाइका रिबेलियन है इसको सप्रेस कर दिया गया। और जो भी लोग जगबंधु और पाइका रिबेलियंस की मदद कर रहे थे उनको बड़ा ब्रूचली हैंग किया गया। जैसे पुरी टेम्पल के एक प्रीस्ट थे जिन्होंने जगबंधु को शरण दी थी, शेल्टर दी थी, उनको पकड़ा गया और उनको हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। 1825 में कुछ एग्रीमेंट नेगोशिएट किया जगबंधु ने और उस नेगोशिएशंस के थ्रू जगबंधु ने सरेंडर कर दिया। लेकिन हाँ, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि जगबंधु को कैप्चर कर लिया गया था और अल्टीमेटली 1829 में जगबंधु डाइड। बट ये जो पाइका रिबेलियन था ये अपने आप में सक्सेसफुल था, बिकॉज पाइका रिबेलियन जब शांत हुआ तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिली। जैसे दे गॉट रेमिशंस ऑफ एरियर्स, मतलब जो भी उधारियाँ थी टैक्स वगैरह की उनमें कुछ छूट मिल गई। रिडक्शन इन दी असेसमेंट्स, जो भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उस पर जो भी टैक्स वगैरह लगाया जाता था उसके असेसमेंट में भी कुछ छूट मिल गई। सस्पेंशन ऑफ सेल ऑफ द इस्टेट्स ऑफ डिफॉल्टर्स एट डिस्क्रिशन, पहले क्या होता था पाइका रिबेलियन से पहले कि जो भी कोई डिफॉल्ट करता था या टैक्स वगैरह पे करने में लेट हो जाता था तो उसकी ज़मीन को सीधे सीधे कैप्चर कर लिया जाता था, छुड़ा लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था, अब थोड़ा मोहलत देने की बात की गई कि यार मौका तो दो, अगले के पास में शायद आज पैसे ना हो कल दे दे। इसके अलावा न्यू सेटलमेंट ऑन फिक्स्ड टेन्योर्स वो भी लेकर आया गया। ऐसे बहुत सारे कंसेशंस दिए गए इस पाइका रिबेलियन के बाद ताकि ये जो पाइकाज हैं, ये जो लोकल लोग हैं उड़ीसा वाले, ये वापस से रिबेल ना करें। एक बार फटाफट से देख लेते हैं अपन ने क्या बात करी। पाइकाज जो हैं वो उड़ीसा के रहने वाले फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। इनको मिलती थी रेंट फ्री लैंड और ये बदले में राजा को देते थे मिलिट्री सर्विसेज और पुलिस फंक्शंस। कंपनी ने 1803 में खुर्द के राजा को डिथ्रोन कर दिया और अपनी बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू किया। पाइकाज परेशान हो गए और इनका जो मिलिट्री चीफ था जिसका नाम था बख्शी जगबंधु विद्याधर, उसने पाइकाज की आर्मी को यूनाइट किया और लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। इनिशियली तो जगबंधु इतना पावरफुल था, ये रिबेलियन इतना पावरफुल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिट्रीट करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे फिर कंपनी ने अपने टेरिटरीज को वापस से रिगेन करने की शुरुआत करी। जैसे मिड 1817 तक कंपनी ने खुर्द को वापस से कैप्चर कर लिया। पाइकाज जो हैं वो गुरिल्ला टैक्टिक्स के थ्रू लड़ाई लड़ रहे थे और अल्टीमेटली इस रेबेलियन को सप्रेस कर दिया गया बाय 1818। 1825 में जगबंधु ने सरेंडर कर दिया कोई एग्रीमेंट नेगोशिएट करके। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जगबंधु को कैप्चर किया गया था और 1829 में जगबंधु पास्ड अवे। लेकिन हाँ, ये जो पाइका रिबेलियन था ये अपने आप में सक्सेसफुल रेबेलियन था। इसके बाद बात आती है बघेरा राइजिंग, जिसकी शुरुआत हुई 1818 में और 1820 तक चली बघेरा राइजिंग। बेसिकली गुजरात में एक बड़ौदा किंगडम हुआ करता था और बड़ौदा पे रूल किया करते थे गायकॉड्स। बड़ौदा के ऊपर इम्पोज कर दी गई थी सब्सिडरी अलायंस और जैसे ही बड़ौदा के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज की गई तो ब्रिटिशर्स ने गायकॉड से डिमांड करना शुरू किया रेवेन्यू। और इतना रेवेन्यू आए कहाँ से? तो गायकॉड्स ने आसपास के रीजन में नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत करी। इसी बड़ौदा के पास में एक द्वारका नाम की जगह है, गुजरात में आज भी आपने नाम सुना होगा, और उस द्वारका में होता था ओखा मंडल। इस ओखा मंडल को रूल किया करते थे बघेरा चीफ्स। जैसे ही नए नए टैक्सेस लगाए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल लोगों को एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत करी। ओखा मंडल के बघेरा चीफ्स ने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इनिशियली तो बघेरा चीफ्स 1818 और 1819 के बीच में कुछ ब्रिटिश टेरिटरीज को कैप्चर भी कर लेते हैं, लेकिन बघेराज बहुत ज़्यादा पावरफुल थे नहीं। तो जो लोकल राजा थे, गायकॉड्स वगैरह और ईस्ट इंडिया कंपनी और ये बघेरा चीफ्स साथ में बैठते हैं और एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं नवंबर 1820 में। और इस पीस ट्रीटी के थ्रू बघेरा राइजिंग को ख़त्म कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी डिप्लोमेटिकली बड़ी स्ट्रांग थी। जहाँ आर्मी से काम चलता था वहाँ आर्मी यूज़ करते थे, जहाँ आर्मी काम नहीं आती थी वहाँ कोई पीस ट्रीटी वगैरह साइन करके बीच का रास्ता निकाल लेते थे। और ऐसी ही एक पीस ट्रीटी के थ्रू इस बघेरा राइजिंग को भी सप्रेस किया गया, ख़त्म किया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बेसिक कहानी याद रखो।
इसके बाद बात आती है अहोम रिवोल्ट, और अहोम रिवोल्ट हुआ 1828 में। बेसिकली अहोम किंग्स जो हैं वो आसाम को रूल किया करते थे, अपने को ये पता है, और पास में जो बर्मिश लोग थे वो इस अहोम किंगडम को इन्वेड किया करते थे, अटैक किया करते थे। तो आसाम के अहोम किंग्स ने ब्रिटिशर्स से मदद मांगी बर्मिश लोगों को बाहर निकालने के लिए। ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है हम मदद करेंगे, और ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि एक बार जब बर्मिश लोग बाहर हो जाएंगे तो हम भी आसाम की टेरिटरीज को छोड़ के चले जाएंगे। ब्रिटिशर्स प्लेस्ड टू विड्रॉ फ्रॉम आसाम आफ्टर फर्स्ट बर्मा वॉर, जो कि हुआ 1824 से लेके 1826 के बीच में। लेकिन एज यूजुअल ब्रिटिशर्स की जो फितरत थी, जैसे ही फर्स्ट बर्मा वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब हम आसाम को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने अहोम टेरिटरीज को कैप्चर करने की कोशिश करी। और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अहोम टेरिटरीज को कैप्चर करने की कोशिश करी, एक रिबेलियन की शुरुआत हो गई, और ये रिबेलियन शुरू हुआ 1828 में, और इसको लीड कर रहे थे गोमधर कोनवार। गोमधर कोनवार जो कि एक अहोम प्रिंस थे। इनफैक्ट जोरहट नाम की जगह पे ये सारे रिबेल लोग मिले और इन्होंने गोमधर कोनवार को किंग डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी लंबे टाइम तक लड़ाई चली, लेकिन ये रिबेलियन को सप्रेस नहीं कर पाई ब्रिटिश की आर्मी। तो फाइनली 1833 में कंपनी ने फॉलो करी कॉन्सिलेटरी पॉलिसी। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, अपर आसाम का हिस्सा है वो दे दिया गया महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को, और आसाम के किंगडम का कुछ हिस्सा भी किसको दे दिया गया, आसामीज किंग को दे दिया गया। मतलब ये जो अहोम रिवोल्ट है जिसको लीड कर रहे हैं गोमधर कोनवार, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए बेसिकली 1833 में कंपनी ने महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और उनको अपर आसाम दे दिया है ताकि लोग थोड़े शांत हो जाएं। और अल्टीमेटली फिर अपन देखते हैं कि 1838 आते आते आसाम को पूरी तरीके से एनेक्स कर लेगी कंपनी, लेकिन वो पूरी कहानी अलग है। लेकिन अहोम रिवोल्ट, इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे गोमधर कोनवार। कब शुरू हुआ, 1828 में। और इसको ठंडा करने के लिए, इसको शांत करने के लिए 1833 में ब्रिटिशर्स ने महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र के साथ में एक कॉन्सिलेटरी पॉलिसी साइन करी और अपर आसाम का कंट्रोल दे दिया महाराजा पुरंदर को, ताकि जो लोकल लोग हैं वो शांत हो जाएं। और इसके साथ अहोम रिवोल्ट की बातचीत भी खत्म हो गई। आज अपन फाइनली बात करेंगे सूरत सॉल्ट एजिटेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो 1840s में ये सब चला। बेसिकली 1844 के आसपास ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सूरत में सॉल्ट ड्यूटी का इंक्रीज़ कर रहे थे। सॉल्ट ड्यूटी थी 50 पैसे, ब्रिटिशर्स इसको इंक्रीज़ करके 1 रुपया कर रहे थे। तो जो सूरत की लोकल पॉपुलेशन है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में विद्रोह करना शुरू कर देती है। और जब लोकल पॉपुलेशन विद्रोह करती है, एज सच इसका कोई लीडर भी नहीं था। जब लोकल पॉपुलेशन ने इस सॉल्ट ड्यूटी के इंक्रीज के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, तो ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली ये जो सॉल्ट ड्यूटी है जो कि 50 पैसे से बढ़ाई जा रही थी, उसको विड्रॉ कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया। बड़ा सिंपल सा एजिटेशन है। 1848 में भी ऐसा कुछ हुआ। 1848 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी। लोकल लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस दिखाया, इसके अगेंस्ट में भी आवाज़ उठाई, और गवर्नमेंट जो है वो कंपेल हो गई इस स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को विड्रॉ करने के लिए। मतलब बेसिकली एक बार तो सॉल्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी बार स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। इसका जो लीडर है वो एज सच कोई था नहीं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही विद्रोह किया, उन्होंने ही सरकार के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, और ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। 2 आज की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो पाइका रिबेलियन और दूसरा अहोम रिवोल्ट। बाकी सूरत सॉल्ट एजिटेशन और बघेरा राइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।